हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 2.4 अना क्रोकोटोवा ये लेसन। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि अना क्रोकोटोवा क्या है, वल्केनो क्या होता है, वल्केनो इरप्शन किस तरीके से होता है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेसन में। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। अना क्रोकोटोवा। क्रोकोटोवा इज एन आइलैंड इन द सुंदा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया। तो क्रोकोटोवा ये किसका नाम है? तो एक आइलैंड का नाम है जो कि जावा एंड सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पे मिलता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स वल्केनो विच इरप्ट रेगुलरली। और ये किसके लिए जाना जाता है? वल्केनो, ज्वालामुखी के लिए जो हमेशा इरप्ट होता रहता है। व्हाट इज वल्केनो? अभी वल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, लेकिन ज्वालामुखी क्या होता है? अ वल्केनो इज ए क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। कि वल्केनो मीन्स क्या होता है कि अर्थ का जो क्रस्ट या फिर सरफेस होता है, जो ज़मीन होती है, उसमें जो क्रैक होते हैं, जो ओपनिंग होते हैं, उन्हें कहा जाता है वल्केनो। देयर इज अ हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ्स सेंटर। अर्थ के सेंटर में जो हॉट मोल्टन रॉक होता है वही कभी कभी क्या हो जाता है कि अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल के आता है, जो क्रैक होते हैं उनमें से बाहर निकलता है। समटाइम इट राइजेस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग एंड फ्लोज आउट। तो ये जो मोल्टन रॉक होता है मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये अर्थ के अंदर से, ज़मीन के अंदर से बाहर की तरफ जिन क्रैक से निकलता है तब हमें ये वल्केनो या फिर वल्केनो इरप्शन जो होता है वो दिखाई देता है। व्हेन दिस हैपन वी से दैट द वल्केनो हैज़ इरप्टेड। तो इस तरीके से जब हमें चीज़ें दिखाई देती है कि जो हॉट मोल्टन रॉक है लिक्विड जैसे दिखाई देता है, एक आग की तरह जो ज़मीन के अंदर से ज़मीन के ऊपर आता है बाहर, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वल्केनो अभी क्या हो रहा है? वल्केनो इरप्शन हो रहा है। अ वल्केनिक इरप्शन हैपन्स ऑन ए ट्रिमेंडियस स्केल। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग वल्केनो। तो जब वल्केनो इरप्शन होता है तो उस टाइम जो है थिक एंड डार्क क्लाउड्स बन जाते हैं स्मोक के। क्योंकि जब वल्केनो इरप्शन होता है तो हमें इस तरीके के, देखिए आपको पिक्चर में भी दिया है कि इस तरीके के जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें ऐश होती है या फिर जो बाकी का मटेरियल मिक्स होता है उसके बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई देते हैं। कहाँ पे? ओपनिंग में। एंड स्प्रेड इन द स्काई। की वल्केनो का जहाँ पे ओपनिंग होगा वहाँ पे ये क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं जो कि स्काई में फिर स्प्रेड होने लगते हैं। बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ। और ये जो रॉक होते हैं, रेड हॉट लावा होता है, ऐश होती है, कई सारे मिक्सचर होते हैं उसमें, ये फिर ज़मीन के अंदर से जो क्रैक होते हैं, ज़मीन के ऊपर क्रैक होते हैं, उनमें से बाहर फेंके जाते हैं। वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट। और इसमें से हॉट मड जो होता है वो निकलता है, उसके बाद ऐश जो राख होती है वो निकलती है और बाहर फेंकी जाती है। अ ग्रेट वल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म्स इन एन एरिया। और इस तरीके से जो वल्केनिक इरप्शन होता है उनके कारण लैंडफॉर्म्स भी जो होते हैं वहाँ के वो चेंज होते हैं। वल्केनोज आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वल्केनो जो होते हैं उनके 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज हमें देखनी है। तो फर्स्ट उसमें है एक्टिव वल्केनोज। तो एक्टिव वल्केनोज इस वर्ड से हमें पता चलता है कि ऐसे वल्केनोज जो रेगुलरली क्या होंगे? एक्टिव होते हैं, जिनमें जो वल्केनो इरप्शन होता है वो रेगुलरली हमें दिखाई देगा एक्टिव वल्केनोज में। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकेंड है डॉर्मेंट वल्केनोज। डॉर्मेंट मीन्स क्या? टेम्पररीली एक्टिव, इनएक्टिव जो होते हैं और इन अ डीप स्लीप। मीन्स वल्केनो एक्टिव तो है लेकिन काफ़ी टेम्पररी है, लेकिन अभी कई समय से वो क्या है? इनएक्टिव है या फिर क्वाइट है। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन ऑफ दिस वल्केनोज इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट। कि हिस्ट्री में कई साल पहले अगर हम देखेंगे तो ये वल्केनो क्या थे कि एक्टिव थे, लेकिन अभी वो क्या है? शांत है। तो ये डॉर्मेंट वल्केनोज है, सेकेंड कैटेगरी। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई देगा। थर्ड कैटेगरी है एक्सटिंक्ट वल्केनोज।
Geographer can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long ago, but there is no record of it in history. An extinct volcano is unlikely to erupt again. और एक्सटिंक्ट वल्केनो जो होते हैं, इसका मीनिंग है कि जो अभी बिल्कुल ही क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी इरप्शन उनका नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो जियोग्राफर्स होते हैं, स्टडी करने वाले, ये गेस करते हैं जो रॉक फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, उनको स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि कई साल पहले जो वल्केनो इरप्शन हुआ था उसके कारण ये रॉक फॉर्म हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री में कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं होता है, इसके लिए इन्हें एक्सटिंक्ट वल्केनो कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रैकोटोआ इज एन एक्टिव वल्केनो। लेकिन जो हमें इस लेसन में दिया हुआ है एना क्रैकोटोआ, ये क्रैकोटोआ जो है ये एक्टिव वल्केनो का नाम दिया है। इट हैज़ इरप्टेड मेनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर, और ये कई बार इरप्शन इसका होता है, इरप्टेड है, और इसके जो कॉजेस है, इफेक्ट जो ग्रेट डिजास्टर की तरह हमें दिखाई देंगे। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शन टुक प्लेस इन अगस्त 1883। अगर इसका सबसे वर्स्ट इरप्शन अगर हम देखेंगे या फिर स्टडी करेंगे तो वो ये कब हुआ था, अगस्त 1883 में। The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंडोनेशिया में है, लेकिन यहाँ पे जब ये इरप्शन हुआ था तो उस टाइम इतनी बड़ी आवाज़ हुई थी कि जो 3005 किलोमीटर अवे ऑस्ट्रेलिया तक ये उसकी आवाज़ जो है सुनाई दी थी। इट इज़ बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे लाउडेस्ट साउंड जो है अब तक की वो उस टाइम सुनाई दी थी। द आइलैंड विच वॉज अ वल्केनिक माउंटेन कोलैप्स ऑन इटसेल्फ। तो ये जो आइलैंड बना हुआ था ये वल्केनिक माउंटेन था जो कि कोलैप्स हो चुका था। द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन दी स्काई। और उस टाइम जो इरप्शन हुआ था उस टाइम जो डस्ट निकली थी, थ्रो हुई थी ऊपर की तरफ स्काई में, तो ये 80 किलोमीटर के डिस्टेंस तक क्या हुई थी, थ्रो हुई थी। इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। और ये जब वल्केनो इरप्शन हुआ था तो उसमें जो भी पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर बाकी की चीज़ें थ्रो हुई थी स्काई में, ये दुनिया के कई सारे पार्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के यहाँ तक क्या हुई थी, सेटल हुई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना बड़ा इरप्शन हुआ था। द इरप्शन कॉज जायंट वेव्स और सुनामी इन द सी नियर द आइलैंड। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर समुंदर में इस तरीके के जो अगर इरप्शन होता है, वल्केनो इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम कई सारे जायंट वेव्स मीन्स काफ़ी बड़ी वेव्स बनती है जिनके कारण सुनामी आती है। तो उस टाइम भी यही हुआ था कि नियर द सी उस आइलैंड के सुनामी भी आया था। अबाउट 165 विलेजेस एंड टाउन्स वेर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इरप्शन एंड द सुनामी। तो इरप्शन के कारण भी उस टाइम डिस्ट्रॉय हुए थे 165 विलेजेस एंड टाउन, और सुनामी के कारण भी काफ़ी डिस्ट्रॉय वहाँ पे हुआ था। द इरप्शन डिस्ट्रॉय 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रैकोटोआ। और इस इरप्शन के कारण ही जो है 2/3 पार्ट जो था इस आइलैंड का ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। इट कोलैप्स बीनीथ द सर्फेस ऑफ द सी क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वल्केनिक क्रेटर और होल। तो बीनीथ ऑफ द सरफेस मीन जो सी के समुंदर के नीचे की जो ज़मीन होती है वहाँ पे काफ़ी ह्यूज वल्केनिक क्रेटर या फिर होल बन चुके थे। वल्केनिक क्रेटर मीन्स जहाँ पे वल्केनो निकलते हैं वो जो ओपनिंग होती है उसे क्रेटर कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे क्रेटर एंड होल बन चुके थे। द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड। और ये जो होल बने थे इनकी ये कितने वाइड थे, तो 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा उनकी ये क्या बने थे, होल बन चुके थे। देन इन 1927 अ plume of smoke rose out of the water on the crater. It was followed by another eruption. तो 1927 में अगेन ये इरप्शन हुआ था। A few days later a new island volcano broke water. How did it happen? अगेन फिर से क्या हुआ कि फिर से न्यू आइलैंड वल्केनो ब्रोक हुआ था वाटर के यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी ये हम देखेंगे। When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly
टेकन अवे बाय द सी वाटर। तो जो वल्केनो इरप्शन हो रहा था उसमें से जो भी मटेरियल निकल रहा था वो सी के पानी के साथ वहाँ से क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर। लेकिन उसके बाद जो इरप्शन हुआ तो उसमें से काफ़ी लावा निकलने लगा था और काफ़ी फास्ट ये निकल रहा था। दिस वल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स एंड अ न्यू माउंटेन बिगेन टू ग्रो। तो इसके कारण जो भी वल्केनिक मटेरियल था, जो लावा निकल रहा था, ये पानी के साथ नहीं बह रहा था, वो वहीं पे एक के ऊपर एक उनके लेयर्स बन रहे थे, जिनके कारण न्यू माउंटेन जो शुरू हुआ था, बन रहा था, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा था। इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सून सीन अबव द वाटर। और ये इतना हाइट उसका बढ़ रहा था या फिर ग्रो हो रहा था कि वो पानी के ऊपर उसकी लेवल दिखने लगी थी। दस अ न्यू आइलैंड ग्रू फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड ऑफ क्रेकोटोआ। तो जो पहले वाला जो ओल्ड आइलैंड था क्रेकोटोआ का, उसके ऊपर एक नया आइलैंड बन रहा था। इट वॉज नेम अनक क्रेकोटोआ। तो इसको ही नाम दिया गया था अनक क्रेकोटोआ और द चाइल्ड ऑफ क्रेकोटोआ, क्योंकि ओल्ड आइलैंड ऑलरेडी वहाँ पे था और एक नया वहाँ पे आइलैंड बना था जिसको अनक क्रेकोटोआ उन्होंने नाम दिया था। अनक क्रेकोटोआ इज अ स्टिल एंड एक्टिव वल्केनो। ये अभी भी एक्टिव वल्केनो है, मीन्स वहाँ पे वल्केनो इरप्शन जो होता है वो अभी भी दिखाई देगा। इरप्शंस हैव बिगेन अगेन सिंस 1994। तो उसके बाद भी 1994 तक भी ये इरप्शन दिखाई दिए थे। इट लाइज क्वाइट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन अगेन देर आर इरप्शन। तो जो वल्केनिक इरप्शन होते हैं, कई बार क्या होते हैं कि ये कुछ दिनों तक ये एक्टिव होते हैं और कुछ दिनों तक फिर से ये क्वाइट हो जाते हैं। ये कब इरप्शन उसका स्टार्ट होगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर। और कंटिन्यूसली अगर लावा फ्लो हो रहा है, वो ठंडा कूल होने के बाद जो है रॉक फॉर्म होते हैं, तो ये आइलैंड काफ़ी बिग होता जा रहा था। सिंस 1950 द आइलैंड हैज़ ग्रोन एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 इंचेस पर वीक। और वहाँ का इरप्शन या फिर लावा इस तरीके से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा था कि जिसके कारण जो है हर एक वीक में 5 इंचेस जो है आइलैंड बढ़ रहा था। अ पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नोन एज रकाटा इज स्टिल विजिबल इन द सी अ लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनक क्रोकोटोआ। तो जो नया अनक क्रोकोटोआ जो आइलैंड बन रहा था, उसके साइड में ही जो है ओल्ड जो आइलैंड था जिसका नाम रकाटा रखा हुआ था, वो दिख रहा था। After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coast were covered with hot ash। तो 1883 में जो इरप्शन हुआ था उसके कारण जो है सराउंडिंग के जो भी आइलैंड थे ये पूरी तरीके से कवर हो चुके थे हॉट ऐश के कारण। नो लाइफ रिमेन, क्योंकि हमें पता है कि ज़मीन या फिर सॉइल होंगी तभी वहाँ पे प्लांट्स होंगे तभी एनिमल्स होंगे। लेकिन वल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें हॉट ऐश होती है जिसके कारण जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, पूरी तरीके से जल जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा आइलैंड जो है हॉट ऐश के कारण कवर था, इसके लिए वहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं बचे थे। व्हेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इट इन 1884 ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर देयर। तो जब साइंटिस्ट ने वहाँ पे विजिट की थी 1884 में, तो उनको वहाँ पे सिर्फ एक स्पाइडर मिला था, मीन्स लिविंग थिंग ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। लेकिन वहाँ पे लिविंग वर्ल्ड हमेशा के लिए तो वहाँ पे लॉस्ट नहीं होता था। द विंड एंड द सी ब्रॉड सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड, क्योंकि हवा के साथ समुद्र के पानी के साथ सीड्स या फिर बाकी के जो प्लांट्स है बह के आते थे और फिर से वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते थे और उनके साथ आने वाले फिर एनिमल्स भी ग्रो होते थे। सम सीड्स केम विद द बर्ड्स हु फ्ले ओवर द आइलैंड। आइलैंड के ऊपर से जो बर्ड्स उड़ते थे उनके साथ जो सीड्स आती थी उनके कारण भी प्लांट्स ग्रो होने लगे थे। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन। फिर से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स समुद्र में रहने वाले थे वो कोस्ट पे किनारे के ऊपर फिर से आने लगे। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंट्स, टर्माइट्स और इवन रैट्स एंड लिजर्ड्स ट्रैवल टू दी आयरलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी। फिर से कई सारे छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं वो फिर से वहाँ पे आने लगे थे। वन एज ऑफ द आइलैंड वॉज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिर से उस आइलैंड के जहाँ पे बिल्कुल भी लिविंग थिंग्स नहीं बचे थे, लेकिन अभी छोटे मोटे एनिमल्स, प्लांट्स वहाँ पे दिखने लगे थे। इट वॉज लाइक अ लैबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एन एरिया। तो वो आइलैंड एक लैबोरेटरी की तरह दिख रहा था कि जैसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि किस तरीके से किसी भी एरिया में जो है लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं धीरे धीरे, तो उस तरीके से ही वहाँ पे हमें लिविंग थिंग्स जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो होते हुए दिख रहे थे।
Today, scientists can observe this also in a part of Anak Krakatoa which does not get covered with volcanic ash. तो आज भी जो पार्ट है अनक क्रकोटोवा का, वहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरीके की लाइफ वहाँ पे है या फिर कौन से इफेक्ट वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होते हैं. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्रैकोटोवाज इरप्शन. वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वेर लेफ्ट देयर. तो हमेशा वहाँ पे अगर इरप्शन होता रहेगा तो उससे काफ़ी इफेक्ट होता है लिविंग थिंग्स के ऊपर, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स काफ़ी कम बचे हुए हैं. बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रीव इन नंबर अगेन. अगर ह्यूमन बींग्स कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखती है. इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रीव नेचुरली सिंस देयर वेर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विथ इट. अगर ह्यूमन बींग्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, ट्रीज़ को कट नहीं करेंगे, एनिमल्स का शिकार नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी संख्या बढ़ती है. देर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स, सो दिस रीजन बिकम रिच इन वाइल्ड लाइफ. तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई देते हैं, अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, इस तरीके से होता है वोल्केनिक इरप्शन. जो आपको आग की तरह दिखाई दे रहा है, ये होता है लावा, जो कि ज़मीन के अंदर से, जो ज़मीन के ऊपर क्रैक्स होते हैं उनमें से बाहर निकलता है. तो इसे ही हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.